हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 6 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन स्टार्ट करें बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखिए, कल 7 मई है, ठीक है, एंड कल आपका प्रज्ञान ऑल इंडिया यूपीएससी फ्री मॉक टेस्ट है। अब इस मॉक टेस्ट को आप ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ ऑफलाइन न्यू दिल्ली के अंदर भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो, अक्सर बोलते हैं ना कि टेस्ट योर सेल्फ बिफोर यूपीएससी टेस्ट यू। सुना होगा ना आपने। यूपीएससी आपको 28 मई को टेस्ट करेगी, उससे पहले एक बार खुद अपने आप को टेस्ट कर लो। एक्चुअल में ये जो टेस्ट है ना, ये उसी तरह से डिजाइन किए गए हैं, उसी क्वालिटी के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसी सेम लेवल के। एंड साथ ही साथ टेस्ट के टाइमिंग भी हमने उसी तरह से इंश्योर किए हैं कि आपको बिल्कुल एग्जाम की फील आए। जैसे सुबह 9:30 टू 11:30 आपका GS1 रहेगा, 2:30 टू 4:30 आपका सी सेट रहेगा। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। बाकी बहुत सारे फीचर्स और जैसे रैंकिंग आपको पता लग जाएगी, क्या कमियां हैं, कैसे उनको ठीक करना है, ये सारे आपको कल के प्रज्ञान ऑल इंडिया यूपीएससी फ्री मॉक टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। साथ में ही आप जानते हो हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है, तो आज आपका सेशन रहेगा विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड मैपिंग। तो मेक श्योर आप इसको भी टाइमली आप अटेंड कीजिए इस सेशन को। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू पही कास्ट एंड खुद कास्ट। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ना काफी डिटेल में आंसर दिया है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया था। मैं वही सेम चीज आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं इन दोनों वर्ड्स की, ये एक्चुअली टाइप ऑफ फार्मर्स हैं, ठीक है ना। मुगल पीरियड का टाइम आप जानते होंगे, ठीक है। तो 17th सेंचुरी के अंदर किस तरह के फार्मर्स थे, उनके रिगार्डिंग ये चीज यूज की जाती है। जब मैं बात करता हूँ खुद कास्ट की, ठीक है ना, तो ये बात होती है जो रेजिडेंट होते हैं उस विलेज के, उनके बारे में बात करता है। मतलब मान लो कोई वहीं रह रहा है, उसके पास वहीं पे लैंड है, ठीक है ना, उसी जगह पे रह रहे हैं, वहीं पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, इनको बोलते हैं रेजिडेंट फार्मर्स कह सकते हो, ठीक है। और पही कास्ट की जब हम बात करते हैं, ये नॉन रेजिडेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कल्टीवेटर्स होते हैं पर वो नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर्स होते हैं, दोज आर नोन एज व्हाट, पही कास्ट। तो आई होप आपको दोनों का मीनिंग समझ आ गया होगा। देखो, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना। अगर आपको कहीं ना कहीं इनका मीनिंग पता होगा, आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आंसर क्या है। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स में होता क्या है, आंसर आपके सामने होता है, आपको बस देखना होता है कि अच्छा इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो आपको पता होगा ना कि अच्छे कल्टीवेटर्स के साथ टर्म है, तो इसको आप बोल सकते हो, आप इस तरह से इन पर्टिकुलर वर्ड्स को आप यूज देख सकते हो। अब सर, कल के लिए क्या होमवर्क रहेगा? कल के लिए एज इन, ठीक है, मंडे के लिए आपका होमवर्क रहेगा उपारी और तोताकल। ये वर्ड्स आप क्या डिनोट करते हैं, इनका मीनिंग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी पिछले के दिनों के अंदर एक्चुअल में क्या था, हमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे देखने को मिला, ठीक है। उस डे के ऊपर एक इंडेक्स आया, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब सबसे पहली बात तो ये है कि भैया इसको रिलीज कौन करता है, तो ध्यान रखना, इसको रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। दरअसल में RSF क्या है, इसका देखो नाम दूसरा है, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। वो इसको इंग्लिश में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोलते हैं। तो आपको यही नाम ध्यान में रखना है। इनके द्वारा इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज किया गया। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अब हमें पढ़ना क्या है कि सर इंडिया की क्या रैंकिंग है। देखो, इंडिया की रैंकिंग इस साल आई है 161 आउट ऑफ 180। सर ये तो काफी खराब रैंकिंग है। द आंसर इज यस। पिछले साल हमारी रैंकिंग थी 150 आउट ऑफ 180। अब हम 11 पॉइंट्स, मतलब 11 रैंक और नीचे गिर गए हैं, तो काफी इंडिया का रैंक नीचे आया है। इवन अगर आप नोटिस करोगे ना, आपका जैसे लगभग ज्यादातर हमारे जो नेबर्स हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, वो भी हमसे ऊपर हैं। बांग्लादेश है एक जो कंट्री जो हमसे नीचे देखने को मिलेगी, पर अदरवाइज बाकी ज्यादातर जो नेबर्स हैं, इंक्लूडिंग भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमसे बेटर कर रहे हैं एज पर दिस इंडेक्स। अब देखो, थोड़ा सा इसमें जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, ये थोड़ा बायस्ड इंडेक्स है, चीजों को ध्यान से देख नहीं रहा, तो इस वजह से थोड़ा मतलब गवर्नमेंट ने भी अपना व्यू पॉइंट उस तरह से बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। ठीक है, तो ये देखता है कि जर्नलिज्म कैसा है इन 80 कंट्रीज के अंदर। यहाँ पर देखो इंडिकेटर्स, देखो आप क्या है कि कैसी कैटेगरीज है, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर एंड जर्नलिस्ट की वहाँ पे सेफ्टी है या नहीं है। अब इंडिया को सर अगर इन्होंने कम रैंक दिया, तो उसके पीछे का क्या कारण है? देखो, इसके पीछे का इन्होंने दो तीन कारण बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है कि एक तो ना जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर काफी सारी वायलेंस उनके अगेंस्ट देखने को मिलती है। उनको न्यूज़ रिपोर्ट करने से रोका जाता है जो एक्चुअल न्यूज़ होती है। और एक तरह से उन्होंने बात करी है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कि मीडिया जो है ना,
वो एक तरह से जैसा, ठीक है ना, वो पॉलिटिकली बायस्ड है। मतलब एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है उनके स्टैंड ज़्यादा लेता है और कहीं ना कहीं सही न्यूज़ यहाँ पे नहीं दिखाता। इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो जो होना चाहिए वो कुछ लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कंट्रोल्ड है। ऐसा मैं फिर से बता दूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, जर्नलिस्ट को रोका जाता है बोलने से, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट ये कह रही है, इस वजह से उन्होंने इस रैंक को यहाँ पे दिया है। अब सर इंडिया का क्या कहना है, हमारी गवर्नमेंट का क्या कहना है बेसिकली? तो गवर्नमेंट इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। ठीक है ना, गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हमारे यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे हम प्रॉपर सेफ्टी है, यहाँ पे जर्नलिस्ट को कुछ भी वो बात कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। राइट, इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो और बाकी कंट्रीज का अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉर्वे हो गया आपका, आयरलैंड, डेनमार्क, इन्होंने टॉप 3 पोजीशंस यहाँ पे ऑक्यूपाई करी हैं। ठीक है ना, और बॉटम में अगर आप नोटिस करोगे वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये बॉटम 3 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया का हमने समझा। अब देखो इंडिया का स्कोर ना पहले प्रॉब्लमेटिक रेंज के अंदर था, अब वो वेरी बैड के अंदर आ गया। जैसे हम गिर गए ना नीचे, हमारा स्कोर गिरा है, तो उस तरह से आप नोटिस करोगे हम पहले प्रॉब्लमेटिक एरिया में थे, अब हम वेरी बैड एरिया में आ गए हैं। श्रीलंका ने ऑन द अदर हैंड काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है। पिछले साल उसका 146 रैंक था और अब इस साल उसका क्या रैंक हो गया है, 135 हमें रैंक देखने को मिल गया है। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट तो इनफैक्ट ये भी बोलती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो कि आर्टिकल 19 आप सभी ने पढ़ा होगा, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। जो एक्चुअल में हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, तो क्या सर इंडिया में है या नहीं है? द आंसर इज येस, वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ये जो आर्टिकल 19 की बात करें ना, हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नहीं लिखा, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर हमने एक्सप्लिसिटली ये चीज नहीं लिखी हुई, पर ये प्रोटेक्टेड है इसी के अंतर्गत। हमने लिखा ना ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंतर्गत ये चीज प्रोटेक्टेड है। हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस भी उसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। इवन एक केस था, बहुत ही फेमस केस, आप सभी जानते होंगे, रमेश थापर जो केस था, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसके अंदर भी ये चीज हमारे सुप्रीम कोर्ट ये चीज बोल चुकी है। पर इंश्योर क्या करना है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो एब्सोल्यूट है। आप सभी जानते हो इसके ऊपर भी काफी सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी बातें आपको विद रिगार्ड्स टू दिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा आप आरएसएफ के बारे में भी समझ लो। तो ये क्या है, एक एनजीओ है। ध्यान में रखना, एक बार यूपीएससी ने यही पूछ लिया था कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो नहीं, ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज एन एनजीओ जिसका काम क्या है, जो अपने आप को बोलता है क्या, ये मीडिया फ्रीडम को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में देखने को मिल जाएंगे। यूएन के साथ इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसका काम क्या है कि किस तरह से हम कहीं ना कहीं हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी सेफ्टी के लिए काम करें, कैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर लोगों तक पहुंचे, ये सारे इनके काम हमें देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज मीटी कम्युनिटी। देखो पिछले 2-3 दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि मणिपुर के अंदर ना बहुत सारी हमें वायलेंस देखने को मिल रही है। ठीक है ना, बहुत सारे इश्यूज वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये मणिपुर के अंदर आखिर वायलेंस है क्यों। देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल में ना मणिपुर की अगर आप थोड़ा डेमोग्राफिक्स को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप रियलाइज करोगे ना, वहां पर आपको एक कम्युनिटी देखने को मिलेगी, दैट इज मीती कम्युनिटी। ठीक है, दरअसल में इसको आप मणिपुरी लोग भी बोलते हो। ठीक है ना, मणिपुरी कम्युनिटी भी बोलते हैं इसको, मणिपुरी पीपल भी बोलते हैं। तो ये जो मीती कम्युनिटी है ये मणिपुर की सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है। सर डोमिनेंट का मतलब क्या है? देखो टोटल लगभग 53% जो पॉपुलेशन है ना मणिपुर की, तो वो मीती कम्युनिटी की ही है। बाकी की जो 40-45% और बचा, वो कहीं ना कहीं और जो ट्राइबल ग्रुप्स वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, पोला हो गया, माओ, नेपाली, ठीक है, कुकी हो गया, ये सारे मिलकर बाकी 40-45% कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो ये बाकी लोग हैं ट्राइबल, ये मीती वाले हैं नॉन ट्राइबल्स। अब आप अगर जानते हो शेड्यूल 5 वगैरह को, आप जब बाकी आप शेड्यूल्स वगैरह पढ़ते हो उसके अंदर आपको नोटिस करने को मिलेगा ना कि जो ट्राइबल हैं उनके लिए हम काफी सारी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। ठीक है ना, उनको प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 15 के अंदर भी लिख रखा है। तो ट्राइबल के लिए हमने बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ रिजर्वेशन। तो ये बात भी है, प्लस साथ ही साथ जो लैंड है उनकी लैंड को भी प्रोटेक्ट किया जाता है ट्राइबल की, कि ऐसा नहीं कि आप एक नॉन ट्राइबल को अपनी लैंड दे दो। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें नहीं करी जा सकती। राइट, तो इस वजह से क्या है, इन सभी ट्राइब्स को ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड हैं, इनको सारी चीजें राइट्स प्रोवाइडेड है। पर मीती कम्युनिटी को ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइडेड, उनको रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है ना, उनको ये सारी चीजें नहीं है, वो उनके पास लैंड बहुत कम है मीती कम्युनिटी के पास, अगर वो लैंड लेना चाहे तो वो लैंड नहीं ले पा रहे। और ठीक है, तो ये सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब इन्होंने ना जो मीती कम्युनिटी है, इनका हाई कोर्ट के अंदर, वहां का जो मणिपुर का हाई कोर्ट है, वहां पर एक चल रही थी, मतलब एक केस चल रहा था। तो वहां पर इन्होंने बताया क्या कि 1949 से पहले इनके पास
राइट्स होते थे जो ट्राइबल के इक्वलेंट होते थे, मतलब इनको एक ट्राइबल का स्टेटस एक तरह से प्रोवाइडेड था। तो इन्होंने बोला कि हमें भी ट्राइबल का स्टेटस मिलना चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ के हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, इनकी स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि इनको वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जा सकता है। अब इसी वजह से क्या हुआ, इनके बीच में आ गया कॉन्फ्लिक्ट। सर किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट? देखो, एक हो गया आपके मीती कम्युनिटी वाले, एक हो गया आपके नॉन ट्राइबल। अब खुद सोचो, अगर मीती कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ट्राइबल का स्टेटस मिल गया शेड्यूल ट्राइब का, तो इनको मिल जाएगी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तो लिमिटेड है, तो नॉन ट्राइबल को उससे नुकसान हो जाएगा, उनकी जॉब्स, उनके एजुकेशन, इनको यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, प्लस हो सकता है ये अब इनकी लैंड भी उनको यूज करने लग जाए, उनको लैंड ऑक्यूपाई कर लें। ठीक है, जो इनकी लैंड प्रोटेक्टेड थी अब वो लैंड प्रोटेक्टेड ना रहे। तो इस वजह से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल गया बिटवीन द मीती कम्युनिटी एंड द नॉन ट्राइबल। आई होप आप सारा मुद्दा समझ गए होंगे। तो यही एक मुद्दा था कि क्यों टेंशन इरप्ट हुई है यहाँ पे। मीती कम्युनिटी आप समझ गए कैसे डोमिनेंट पॉपुलेशन है मणिपुर की। ये बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज? मीती लैंग्वेज। इसको मणिपुरी भी बोला जाता है, जो कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंडिया की इंक्लूडेड है, और मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इसी को ही बोला गया है। अब ये जो लोग हैं ये आपको इम्फाल वैली रीजन में देखने को ज्यादातर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो जो मणिपुर की कैपिटल है ना इम्फाल, वहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है, मैंने जैसे बताया 53% है, पर बहुत ही कम एरिया में यहाँ पे देखने को मिलती है। सिर्फ 10 से 15% का एरिया इनके पास ऑक्युपाइड है। साथ में ही असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ म्यांमार एंड बांग्लादेश। यहाँ पर भी आपको कुछ पॉपुलेशन इनकी देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप देखो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो या वैसे भी आपने कास्ट क्लैन के बारे में जानते हो, तो होता क्या है ना कि ये जो मीती कम्युनिटी है ये अलग अलग क्लैन में डिवाइडेड है। क्लैन जैसे आप गोत्र समझते हो ना, जो लोग आई एम वेरी श्योर थोड़ा जानते होंगे, तो गोत्र के अंदर डिवाइडेड है। आप जानते हो जो गोत्र के अंदर विद इन द गोत्र शादी नहीं होती, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्लैन एंडोगैमी, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकते, आप अपनी कास्ट के अंदर शादी करते हो, दैट इज गुड। मतलब गुड नहीं, दैट मतलब वो चीज होती है, कास्ट एंडोगैमी होती है, पर क्लैन विद इन द गोत्र शादी नहीं होती। तो यही सेम चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ज्यादातर लोग यहाँ पर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, बाकी कुछ लोग मुस्लिम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको पंगाल्स के नाम से जाना जाता है। राइस कल्टिवेशन की मेजर ऑक्यूपेशन है, और ये कुछ फेस्टिवल्स लाइक लाई हरोबा हो गया, ठीक है, चरियोबा हो गया, याओसांग, ये सेलिब्रेट करते हैं। देखो लाई हरोबा के बारे में तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है, थंगता मणिपुर का मार्शल आर्ट है, ये भी आप जान चुके हो। तो सर लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, वो भी आप समझ गए होंगे। बाकी एट द सेम टाइम देखो सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ठीक है, आज के टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो शूट आउट साउट्स के भी ऑर्डर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इनफैक्ट आर्टिकल 355 को भी इन्वोक किया गया है। सर आर्टिकल 355 के थ्रू क्या होता है? आर्टिकल 355 के थ्रू जब वहाँ की सिक्योरिटी का कंट्रोल होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाता है। इस वजह से वहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर पीस एंड ऑर्डर को स्टेब्लिश करने के लिए वहां पे अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो इस तरह से आई होप ये मीटी कम्युनिटी क्या है और जो बाकी रिलेटेड टॉपिक्स थे ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसी से लिंक्ड है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज चन्नपटना ट्वाइस। देखो पहली बात तो देखो कि ये लोकेशन है कहाँ पे। देखो ये पर्टिकुलर जगह आपको चन्नपटना देखने को मिलेगी कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। ठीक है ना, और एक्चुअल में ना ये लोकेशन तो आपको याद इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ना पिछले 1-2 साल में टॉयज के ऊपर बहुत फोकस किया है। आप नोटिस करो ना कि आजकल जो हम गेम्स खेलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ये ज्यादातर एक्चुअल में इनमें से बहुत सारी अब हम इम्पोर्टेड है। ठीक है, जो ज्यादातर टॉयज होते हैं आपके बच्चों के देखो जैसे ना, तो बहुत सारे टॉयज इम्पोर्टेड किए जाते हैं। पर अगर आप थोड़ा अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर जाके देखो, आप महाभारत को देखो, आप रामायण के अंदर देखो, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कुछ गेम्स देखने को मिल जाएंगी। आपको अलग अलग जगह पे टॉयज बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो उस वजह से एक टॉय इंडस्ट्री ऐसी है जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, प्लस इसका पोटेंशियल भी काफी अच्छा खासा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस किया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि चन्नपटना कर्नाटका के टॉय मैन्युफैक्चरर्स ने स्वागत किया है कि हमने जो चाइना से टॉयज का इंपोर्ट है उसको एक तरह से रोक दिया है। तो यहाँ पर जो लोकल हमारे लोग हैं ना, जो इनको इस तरह टॉयज को बनाते हैं, उनको काफी यहाँ पे एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझना सर, ये कर्नाटका के अंदर जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह जो आप पिक्चर में देखो, ठीक है, ये इस तरह से आपको वुडन टॉयज, वुडन डॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जीआई टैग के अंदर भी इसको प्रोटेक्टेड है अंदर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, जीआई टैग हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको गोम्बेगाला ओरू यानी कि टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका, ठीक है, ये वहां का कर्नाटका का वर्ड है गोम्बेगाला ओरू, ये टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री बुक्स में आप हैदर अली हो गया, टीपू सुल्तान, आप पढ़ते हो ना एंग्लो मैसूर वार्स, आपने आई एम वेरी श्योर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे
ठीक है, जब 1790s की बात हो रही है, उस टाइम के टाइम पे वहाँ हैदर अली, टीपू सुल्तान, उस टाइम पर भी हमें ये चन्नपट्टनम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का हमें एविडेंसेस वहाँ के टाइम पर भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो वर्क होता है देखो इनका वहाँ पे वुड के ऊपर होता है, ठीक है ना, जो ट्री है रिगिटा टिंकोट्रा, इस पर्टिकुलर ट्री जिसको आलमारा आइवरी वुड, ठीक है, ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर कोई केमिकल्स यूज नहीं होते, ठीक है ना, वेजिटेबल डाइस को यूज किया जाता है पर कोई केमिकल यूज नहीं होते। अब केमिकल यूज नहीं होते तो डेफिनेटली ये क्या है, बच्चों के लिए बहुत ही सुरक्षित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चन्नपट्टना टॉयज के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज USCIRF। सर ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसको बोलते हैं। अभी इनके द्वारा पता क्या किया गया है, इन्होंने अपनी 2023 की अपनी एनुअल रिपोर्ट को रिलीज कर दी है, ठीक है। अब सर इस रिपोर्ट में होता क्या है, देखो इस रिपोर्ट में बताते हैं कि भैया दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में किस तरह की कितनी रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है सर। तो हमें क्या जानना है सर, हमें जानना है कि भैया इन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला। देखो इन्होंने इंडिया को काफी इंडिया को काफी खराब सिचुएशन में बोला है। ऐसा क्यों बोला है, इन्होंने बोला है कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यहां पर डाल देना चाहिए। कहने का मीनिंग क्या, दरअसल मैं नोटिस करूँ ना, यूएस मतलब ना ये रिलेटेड है यूएस से, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ, इन्होंने क्या किया है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट, पर इसको एस्टेब्लिश क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकमेंड किया है यूएस गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इंडिया कंट्री को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर डाल देना चाहिए। पिछले सालों के अंदर, पिछले लगातार 3 साल भी इन्होंने यही सेम चीज इन्होंने बोले था कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर डाल देना चाहिए, पर तब भी यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इन्होंने ऐसा क्यों कहा, मतलब ऐसा क्या हो रहा है इंडिया के अंदर कि रिलीजियस फ्रीडम नहीं है इंडिया के अंदर। देखो इन्होंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल साइड करे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर इन्होंने रिपोर्ट के अंदर, इन्होंने लिखा है कि सर इस रिपोर्ट के अंदर कि बहुत सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉज आप नोटिस करो, जो सीए हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, एनआरसी हो गया, ठीक है ना। पिछले साल हमें जो मुद्दा था जो उसका मुद्दा होता है ना क्या, हाँ हिजाब पहनने का मुद्दा हो गया, ठीक है ना। कई बार काउ स्लॉटर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाना, ठीक है। कई बार फोर्स्ड कन्वर्जन, ठीक है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं, तो उस वजह से इन्होंने इसमें डाला है। प्लस साथ में इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि चाहे इन्होंने ना कुछ रिलीजन्स की बात करी, जैसे आप बात कर लो मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस हो गया, दलित्स, आदिवासी, इन सभी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। मैं फिर एक बार दोबारा से आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर डाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चीजें थी जो इन्होंने बोली है। फिर इंडिया ने भी इसको डेफिनेटली बोला है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे यहाँ पे 24 to 28 आर्टिकल है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन आप सभी जानते हैं कि जो रिलीजियस फ्रीडम को अपहोल्ड करते हैं। और इवन इंडिया ने इसको बोला है कि आप हमें बोलते हो ना कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर हो, पर यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न हो, क्या आपका ये जो चीजें हैं ना डेफिनेटली बायस्ड है इंडिया के अगेंस्ट आपका एक तरह से। तो ये जो USCIRF है, इसके हेडक्वार्टर्स हमें वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। काम क्या है सर, इसका काम यही है कि एक तरह से कहीं ना कहीं ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस देवांगे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कांग्रेस को, देखिए अलग अलग जगह में कैसे कैसा काम हो रहा है, दुनिया में कितनी फ्रीडम की वायलेशन हो रही हैं, तो इस तरह से अपनी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे निकालती रहती है। यहाँ USCIRF के अंदर आपको 9 कमिश्नर्स देखने को मिल जाएंगे, जो या तो प्रेसिडेंट या फिर कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पे उनको अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह से USCIRF वर्क करती है। इंडिया ने देखो हमेशा ही इसको अगेंस्ट ही बोला है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया का काफी यहाँ पे ये लोग काफी क्रिटिसाइज करते हैं एक तरह से। तो इंडिया ने भी बोला है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न हो, ये काफी फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी को हम अगेंस्ट काम करते हैं, नहीं, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है और हमारी गवर्नमेंट डेफिनेटली उसी के हिसाब से काम करती है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वर्ल्ड बैंक। अब देखो ये जो पिक्चर में आप पर्सन देख रहे हो, अजय बांगा जी हैं, बहुत ही फेमस पर्सन है, ठीक है। इनको क्या किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक है ना उसका यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो बहुत ही इंडिया के लिए अच्छी बात है कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, अजय बांगा जी, उनको इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। तो देखो आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो आप जानते हो कि जब 1944 में आपको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है, ठीक है ना। इनफैक्ट जो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, जो हमने आई थिंक लास्ट वीक के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया ना कि हम लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर भी मैंने आपको
वर्ल्ड बैंक को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ साथ और भी हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे देखी थी, तो आप जाके उनको भी आप देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प वहां पे होने वाली है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हो, जो ब्रेटन वुड्स के अंदर हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन ट्विंस भी इनफैक्ट इनको बोला जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, तो वहां पर इसका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला था। तो अगर आप बात करते हैं ना वर्ल्ड बैंक की, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है दो ऑर्गेनाइजेशन, आईबीआरडी और आईडीए। और जब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो इसके अलावा यहाँ पे तीन और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है, दैट इज आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मीगा और आईसीएसआईडी। अब ये दोनों है वर्ल्ड बैंक का पार्ट। जब हम बात होगी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तो पांचों आ जाएंगी। अब सर ये क्या है, देखो आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो कंट्रीज है उनको इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, उनकी पॉवर्टी हटाने के अंदर। आईडीए की बात होती है तो ये पूरेस्ट कंट्रीज को हेल्प करता है, उनके यहाँ पे क्लीन वाटर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उन चीजों को सपोर्ट करने के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये प्राइवेट सेक्टर आर्म है, प्राइवेट कंपनीज को लैंड करती है। मीगा ये इन्वेस्टमेंट गारंटीज देती है कि कहीं पर अगर आप जा रहे हो वहां पे पॉलिटिकल रिस्क तो नहीं है, उसके रिगार्डिंग गारंटी देना इन्वेस्टर्स को। और आईसीएसआईडी इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, कोई डिस्प्यूट आगे उनको सेटल करना, वो यहाँ पे इसका काम है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये पांचों कंट्रीज आएंगी। वर्ल्ड बैंक के अंदर पांचों कंट्रीज नहीं, पांचों ऑर्गेनाइजेशन आएंगी। वर्ल्ड बैंक के अंदर ये दो ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि वर्ल्ड बैंक की जो जो हमें पांचों देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर इंडिया आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, बाकी सभी का इंडिया मेंबर है। और यही एग्जैक्ट सेम बातें यहाँ पे मैंने आपको समझा रखी हैं। तो इनका काम क्या है वर्ल्ड बैंक का, आप जानते हो कि 2030 तक हमारा हमने पॉवर्टी को खत्म करना है। इनफैक्ट हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है वो जीरो पॉवर्टी ही है, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को एक प्रेसिडेंट जो कि अभी बन गए अजय बंगा जी, और 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के द्वारा रन किया जाता है। यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो आईबीआरडी के अंदर 189 और आईडीए के अंदर 174 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। आपको इन पर्टिकुलर कंट्रीज पर काफी वोटिंग पावर है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था। देखो जरूरी नहीं है कि आपको कई बार सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का हो सकता है आपको आइडिया ना हो, पर फिर भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड एनिमल बीइंग बिकमिंग अ डेंजर इज सफिशिएंट टू फॉर इट्स किलिंग। कहने का मतलब कि अगर आपको एक शक है ना कि यार ये बंदा ये वाइल्ड एनिमल है, ये ह्यूमन लाइफ को खतरा हो सकता है, तो ये तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट नहीं होगी कि भाई आपको शक हुआ और आपने उसको मार दिया। ऐसे तो आप मारने के बाद हर किसी को बोलते रहोगे यार मुझे तो शक था कि ये बंदा ह्यूमंस को ना मार दे। तो ऐसा आप नोटिस करो कि बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। और वेग स्टेटमेंट जैसे ही आपने करी आप आंसर तक मतलब आपके आप आंसर के क्लोज पहुंच गए हो, फिर आपको बाकी दोनों स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। दरअसल में मेरा क्वेश्चन लाने का पर्पस ये था, मैं आपको समझाना चाहता था कि कई बार होता है कि हमें चीजें नहीं पता होती, पर खुद अपना दिमाग लगाओ, वहां पे लॉजिक लगाने की कोशिश करो कि यार क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकती है। तो देखो केवल शक के आधार पे आप किसी एनिमल को मार दोगे, नहीं, ये बात तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पर ओवरऑल इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। तो वाइल्ड एनिमल्स डेफिनेटली सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की। एंड उसी तरह से अगर एक एनिमल को वाइल्ड एनिमल को आप प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हो, तो चाहे वो कहीं पर भी हो, आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया या इनसाइड, तो सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अब आज का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया उसके बेस में आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था गोल्डन ग्लोब रेस, क्या ये फ्रांस के अंदर स्टार्ट होती है, फ्रांस के अंदर एंड होती है, तो बिल्कुल ठीक है, हमने देखा भी था इसका रूट। एनएमआईएस सर्वे, क्या ये नीति आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, द आंसर इज फॉल्स। ये हमने समझा था, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, प्लस साथ ही साथ यूएनआईडीओ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको अंडरटेक करता है। तीसरा रेड पांडा, क्या ये आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, बिल्कुल ठीक है, हमने 2 पांडा देखे ना, रेड पांडा इंडेंजर्ड है, और जो जाइंट पांडा की बात होती है वो वल्नरेबल हमें देखने को मिल जाता है। चौथा सिमलीपाल, देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, मध्य प्रदेश में थोड़ी है, ये तो ओडिशा में है, ठीक है। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। पांचवा एंटोनोव AN-32, इसको भी हमने समझा था, इसकी पूरी हमने सृष्टि रानी, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे ट्रू देखने को मिल जाएगी। अब इसी तरह से ये पर्टिकुलर पांचों क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है रिगार्डिंग जो ट्राइब्स था, ठीक है, 5th शेड्यूल की जो सारी बात थी, एंड साथ में ही जो आपका एक उपारी और तोताकल जो मैंने आपको दिए हैं, इन सभी चीजों का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे उनका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप माय टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।